तारीखी देने वालों ने एक बार फिर तारीखें देना शुरू कर दी। हुकूमत को अगले चंद माह में शदीद सियासी मुखालफत, एहतजाजी सियासत का सामना करना पड़ सकता है। 4 हल्के खोलने के मुतालबे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 नई डिमांड्स के साथ फिर से मैदान में आ गई, मगर हुकूमत सुनने के मूड में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला कदम अब क्या होगा, पूछेंगे असद उमर से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन और दीगर रहनुमाओं की जमानत के मामले पर केस की तहकीकात करने वाली लंदन पुलिस और केस चलाने वाली क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। आपको बताएंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की अंदरूनी कहानी। परवेज मुशर्रफ को माफी देने के मामले पर लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज और शोहदा फाउंडेशन में फूट पड़ गई। एसएसजी कमांडोज के कत्ल पर माफी मांगने के बजाय माफी देने जैसी अनहोनी बात पाकिस्तान में ही हो सकती है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स के मोहम्मद नवाज के बाद पिशावर जलमे के मोहम्मद असगर ने भी दुनियाई क्रिकेट की तवज्जो हासिल कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग कौमी क्रिकेट के लिए सरप्राइज साबित हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज सियासी मैदान में पैदा होती गर्मी से। हुकूमत को मुख्तलिफ हलकों की अपोजिशन का सामना है और अब इस अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर मार्च की बातें हो रही है। हुकूमत को डेडलाइंस भी दी जा रही हैं, हुकूमत के सामने शराइत भी रखी जा रही हैं और हुकूमत को सड़कों पर आने की धमकी भी दी जा रही है। हुकूमत की खुद अपनी कितनी बड़ी ये सियासी नाकामी है कि 1 साल पहले इमरान खान साहब सड़कों पर थे, जुडिशल कमीशन का फैसला आया, हुकूमत को एक नया पॉलिटिकल मैंडेट मिला और उसके बाद अपोजिशन 1 साल के अंदर अंदर दोबारा सड़कों पर आने की बात कर भी रही है, आ भी गई है। वो अपोजिशन जिसके बारे में कहा जाता था कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, अपोजिशन के बारे में कहा जाता था कि वो अवामी इशूज पर बात नहीं करती, तो अब सड़कों पर आने की एक दफा फिर से बात कर रही है। एक बार फिर तारीखें दी जा रही हैं, एक बार फिर हुकूमत की जाने की बातें हो रही हैं। इमरान खान एक बार फिर अपने मुतालबात के साथ मैदान में आ गए हैं और कल बलोचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने 5 रखे। इन मुतालबात में इमरान खान का पहला मुतालबा पेट्रोल और मिट्टी की कीमत में 5-5 रुपए, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए मजीद कमी की जाए। इमरान खान का दूसरा मुतालबा गैस पर लगाए जाने वाले टैक्सेस वापस लिए जाएं। इमरान खान का तीसरा मुतालबा भी टैक्सेस से मुताल्लिक है कि बिजली पर लगाए गए टैक्स वापस लिए जाएं, जबकि चौथा मुतालबा स्टील मिल और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के बजाय उसकी इंतजामिया को ठीक किया जाए। इमरान खान की 5वीं डिमांड है कि स्टील मिल समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएं जो कि अब तक अदा नहीं की गई। ये वो मुतालबात हैं इमरान खान ने हुकूमत को पेश किए हैं और इन पर अमल ना होने की सूरत में एहतजाज का ऐलान किया है। एहतजाज इससे पहले भी हफ्ते के दिन किया गया था। इतवार को ये तकरीर और मुतालबात इमरान खान साहब की तरफ से किए गए। हफ्ते के दिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल थी, खुद कराची से लीड करने की कॉल थी, लीड किया भी, इमरान खान साहब ने तकरीर भी की और पीआईए के मुलाजमीन पहले ही सड़कों पर हैं तो अपोजिशन जमातें उनकी पुष्ट पर नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी जो सिंध में बरसर इख्तिदार है वो पीआईए की निजकारी की मुखालिफ है और पीआईए मुलाजमीन के साथ खड़ी नजर आती है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने अगले माह से करप्शन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। ऑपोजिशन जमातें जो तकसीम नजर आ रही थी, अब हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली ने उस ऑपोजिशन में जान डाल दी है। क्या हुकूमत की हिकमत अमली वाकई नाकाम हुई है? क्या वो पॉलिसीज जो हुकूमत की दुरुस्त पॉलिसीज हैं, उनकी अगर मैनेजमेंट ठीक कर रही है हुकूमत, तो पॉलिटिकल हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऑपोजिशन जमातों को मौका मिल रहा है कि वो किसी भी तरीके से सड़कों पर आए, चाहे वो पीआईए का यूनियन का एहतजाज हो और जिसमें सुहेल बलोच जो कि ज्वाइंट कमेटी के चेयरमैन है, उनकी तरफ से कहा गया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अगर हुकूमत हमारी नहीं सुनेगी तो कोई और सुनेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीद है कि वो इस चीज को देखेंगे, इस चीज को सुनेंगे, लेकिन अगर इस चीज को नहीं सुना गया तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई ना कोई जरूर सुनेगा। अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज है, देर है अंधेर नहीं है। एक तरफ ये अमल है, दूसरी तरफ हुकूमत का पीआईए के हवाले से सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। सख्त मौक़िफ़ बरकरार रहते हुए हुकूमत इस बात में जरूर कामयाब हुई कि इस्लामाबाद से, लाहौर से, पेशावर से एयरलाइंस ऑपरेट होना, पीआईए की फ्लाइट्स ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं। साथ ही हुकूमत का दावा है कि कल तक
हम 80% फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल कर देंगे। जो पाल्पा के नुमाइंदे हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने स्ट्राइक के बावजूद, जो कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से की गई है, जहाज उड़ाए। 2014 ने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। 2014 के इब्तिदाई में ही मार्च की बातें हो रही थी और अब फिर से बात हो रही है कि क्या मार्च में किसी किस्म की कोई तहरीक चल सकती है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इशारा दिया और उनकी तरफ से यह कहा गया कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 2018 तक चलती नजर नहीं आ रही और यह भी कहा कि मियां साहब में यह सलाहियत है कि खुद वो किसी भी बम को पैर मार देते हैं और जिसकी वजह से क्राइसिस में आ जाते हैं। मुझे पता है गो नवाज गो बड़ी जोर से आपके अंदर से आवाज निकल रही है और इन सब आपने ये कहा कि 2018 तक नवाज शरीफ चल जाएगा। जो मैं मियां नवाज शरीफ को जानता हूं, 2018 बहुत दूर है उनके लिए। चलते चलते किसी दस्ती बम पे अपनी लात मार देते हैं। चलते चलते किसी भी दस्ती बम पर लात मार देते हैं। एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की, हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। ऑपोजिशन जमाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत एक दफा फिर एहतजाज की और सड़कों वाले एहतजाज के मूड में नजर आती हैं। सिराजुल हक साहब ने अनाउंस किया है, पीपल्स पार्टी मूड में है, खान साहब ने 5 डिमांड्स रख दी है कि पूरी करें। आप मूड में हैं 5 डिमांड्स पूरी करने के या नहीं? देखिए शाहजेब, मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब एक तरफ कुछ मुतालबे कर रहे हैं और जहां पे उनकी हुकूमत है वो उसके बरक्स कर रहे हैं। हमें वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि निजकारी का अमल रोका जाए और अपने सूबे के अंदर वो हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस की निजकारी का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। हमसे वो मुतालबा कर रहे हैं कि लाजमी सर्विस एक्ट जो है वापस लिया जाए। आज ही उन्होंने अपने सूबे के अंदर डॉक्टर्स के लिए लाजमी सर्विस एक्ट जो है नाफिज कर दिया है। तो लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, इसलिए अवाम उनके साथ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि हुकूमत ने किन मुश्किल हालात में मुल्क की भागदौड़ संभाली। 18-20 घंटे की जहां लोड शेडिंग होती थी, आज उसको 6 घंटे 8 घंटे तक कम कर दिया गया है। सनती शोबा जो है पिछले 6 महीने से तकरीबन अनइंटरप्टेड बिजली हासिल कर रहा है, जिससे वो पैदावारी सलाहियत को अब बढ़ा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, जहां पे हर हफ्ते में 2-3 धमाके और वाकयात होते थे, रफ्ता रफ्ता इनके दरमियान वक्फा बहुत बढ़ता जा रहा है। अब इक्का दुक्का वाकया होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हालात बेहतर हैं। कराची की सूरत हाल बेहतर हो रही है, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट बेहतर हुई है। पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से मबजूल हुई है और 15 साल के बाद पाकिस्तानी कौम ने पहली दफा ये कहा है कि हम अगले साल के बारे में पुरुमीद हैं कि वो मजीद बेहतर होगा। तो ये जो एक मुल्क के अंदर लोगों में उम्मीद आ रही है, मुल्क की मईशत बहाल हो रही है, मुल्क के अंदर सरमायाकारी की फजा बेहतर हो रही है, तवानाई का बहरान बेहतर हो रहा है, इन सब चीज़ों का दबाव है जो खान साहब शायद महसूस कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ये अनइंटरप्टेड सिलसिला चलता रहा तो 2018 का इलेक्शन उनके लिए 2013 से भी मुश्किल हो जाएगा। मगर तो इसके लिए ये एक बात बताइए, जो आपके अच्छे हैं उसकी जो हैंडलिंग है, चाहे वो सीपैक का प्रोजेक्ट हो या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मामलात हो या दूसरे मुआशी मामलात हो, जिसमें जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के मामलात हैं, इसमें प्रॉपर्ली पार्लियामेंट को एतमाद में लेना, ऑपोजिशन जमातों को एतमाद में लेना, अपनी ही काबीना के इजलास मियां साहब नहीं बुलाते, पार्लियामेंट में मियां साहब खुद नहीं आते, पॉलिटिकल जमातों को एतमाद में नहीं लेते, आप अपने अच्छे कामों पर भी ऑपोजिशन को जो ऑपोजिशन का मौका दे रहे हैं, आपकी अगर गवर्नेंस बेहतर भी है तो आपकी पॉलिटिकल हैंडलिंग इतनी खराब क्यों है कि ऑपोजिशन जमातों को मौका मिल रहा है? जी यकीनन इसमें पॉलिटिकल हैंडलिंग जो है उसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी दुनिया में आप कोई इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो तमाम कुव्वतें जो स्टेटस को के अंदर होती हैं वो रेजिस्ट करती हैं। आप यूरोप की मिसाल देख लीजिए, जब वहां पर भी एयरलाइंस को ठीक किया जाता है तो वहां पर भी स्ट्राइक्स हो जाती हैं, हड़तालें हो जाती हैं, 2-2 3-3 दिन उनकी एयरलाइन शट डाउन कर जाती हैं और लेबर यूनियंस मज़ामत करती हैं। तो ये हिस्सा होता है। अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल गियर में चलाएं फिर आपसे कोई नाराज नहीं होता, सब आपको वाह वाह करते रहेंगे। लेकिन जब भी आप स्टेटस को के खिलाफ गाड़ी को 4 व्हील लगाएंगे
तो वो कुव्वतें जो उस स्टेटस को से मुतासर होती हैं वो मुजामत करेंगी, लेकिन वो मुजामत कामयाब नहीं होती चूंकि लोग इस्लाह के साथ होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी जो मजामत है ये भी उस स्टेटस को की तरफ से है। अगर PIA को आप देखिए, आज से चंद अशरे पहले कितनी कामयाब एयरलाइन थी। मुझे याद है कि इसके जहाज कार्गो के भर के जाया करते थे, फिर इसके अंदर ऐसे लोग सियासी आ गए जिन्होंने गोल्डन हैंडशेक लिया, 10-10, 15-15 साल बाहर गए, फिर हुकूमत में वापस जब उनकी जमात आई तो करोड़ों रुपए लेके वापस फिर आ गए, नौकरियों के ऊपर आ गए। और ये सब वो नासिर है। आपने कहा स्टेटस को की मुखालफत, अब जो खान साहब की 5 डिमांड है इसमें स्टेटस को का क्या है मामला? पेट्रोल मिट्टी के तेल की कीमत कम करें, गैस पर लगाए हुए टैक्सेस कम करें, स्टील मिल और इनकी मैनेज इंतजामिया ये सब चीजें, इसका क्या रिस्पॉन्स है? वरना मार्च में सड़कों पर अगर खान साहब आ गए फिर क्या करें? मैं आपको पहली बात बताऊं ना, देखिए जहां तक पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक है, पाकिस्तान में साउथ एशिया के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। हमने बैनुल अक़वामी कीमतों की जो कमी है उसका सबसे ज्यादा फायदा अवाम को पास ऑन किया। ना इंडिया में इतना हुआ, ना बांग्लादेश में हुआ, ना किसी और जगह हुआ। दूसरी बात यह कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो जहां पर एक तरफ उसकी इंपोर्ट बिल कम होता है, दूसरा जो उसका नुकसान हुकूमत को होता है वो ये है कि उसके जो टैक्स रेवेन्यूज में प्रोजेक्शन होती है उसकी एक खास सतह के ऊपर आमदनी से, वो भी उसमें खातिर खा कमी हो जाती है। लिहाजा हुकूमत को उसे भी बैलेंस करना पड़ता है। इसी तरह बिजली जो है, मुझे नहीं समझ आई खान साहब ने कहां से कहा कि बिजली में इजाफा हुआ। अभी हाल ही में हुकूमत ने यूनिट बिजली भी कमी की है, और सबसे बढ़कर यह कि सनती शोबे को और लोगों को हमने उसकी सप्लाई बेहतर की है, जहां 18 घंटे और 20 घंटे उसमें कमी होती है। हालिया भी, हालिया भी जो आपका 3 रुपए का ऐलान है वो इंडस्ट्रियल के हवाले से जरूर है, मगर मैं फिर इस हवाले से कह रहा हूं, ये बात पार्लियामेंट को एतमाद में लेने में इस बात में क्या हर्ज है कि जी, एक तो खैर इस पर आप पर इल्जाम आएगा कि आपने 3 साल में टैक्स रिफॉर्म क्यों नहीं किए, आप वही सेल्स टैक्स पर रिलाई किए जा रहे थे, मगर उसके बावजूद इस बात में क्या हर्ज है कि आप एतमाद में लेके जी इतनी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं, रीजन में भी इतनी कम नहीं की गई, पाकिस्तान में ज्यादा कम हुई है, भारत का वो हाल नहीं है, और इसलिए क्योंकि हमारे टैक्स महसूलात कम हो जाएंगी हम नहीं कम कर सकते। इसको इतना आप हवा में रखे मामले को कि आप पर एतराज हो कि पता नहीं किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन हुकूमत नहीं तो करनी होती। देखिए, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि इसहाक डार साहब ने कौमी असेंबली को भी इसके ऊपर तफसीली तौर पर स्टेटमेंट दी, इत्मीना, और इसी तरह सेनेट के अंदर भी उन्होंने बहुत तफसील के साथ इन तमाम चीज़ों के बारे में सेनेट को भी एतमाद में लिया। तो हम हमेशा पार्लियामेंट को अहम पॉलिसी इश्यूज के बारे में, इसी तरह CPEC है, उस पर मैंने खुद पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, पार्लियामेंट में एक पॉलिसी बयान दिया, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज में जाके हम बयान देते हैं। लेकिन असल बात जो है वो यही है कि जब आप कामयाब हो रहे हैं तो जिनको कामयाबी अच्छी नहीं लगती। खान साहब अनफॉर्चुनेटली ये अवाम का मूड नहीं देख रहे कि अवाम एजिटेशन की पॉलिटिक्स, घिराव जलाओ की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करती। वो जितना करेंगे वो अपनी मकबूलियत में कमी लाएंगे। लोग चाहते हैं कि मुल्क इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान को चलने दिया जाए। देखिए, इस वक्त मुल्क की सिमत नीचे को नहीं है, ऊपर की तरफ है। तो इन 5 डिमांड्स का क्या जवाब है? और स्टेबिलिटी की जरूरत है। इन 5 मुतालबात का क्या जवाब है आपकी तरफ से? हुकूमत का क्या ऑफिशियल वर्जन है 5 मुतालबात? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये पांचों के पांचों उनके मुतालबात बिला जवाज हैं, इनमें किसी का कोई जवाज नहीं। जैसे खुद आपको मैंने बताया कि वो अपने सूबे में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लाजमी सर्विस एक्ट मुतारिफ करा रहे हैं, बिजली हमने सस्ती की है, और लोगों को बिलों के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर हुआ अगले महीने के लिए बिलों में। मुझे कई लोगों ने बताया कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमें बिजली के बिलों के अंदर ये कहा जा रहा है कि आप अगला महीने का बिल ना दें या उसमें इतना क्रेडिट आपको मिल रहा है। इसी तरह पेट्रोल डीजल की हमारी साउथ एशिया के अंदर सबसे कम कीमतें हैं, और PIA को दुरुस्त करना जो है हमारा रेलवे, PIA और कौमी इदारों को ठीक करना मिशन है। 19-18 जहाज थे जब हम आए हैं, अब हम 38 जहाजों पर ले आए हैं। इसकी पंक्चुअलिटी खत्म हो चुकी थी, वो 82-84% पर आ चुकी है। एक और एतराज है जो खान साहब ने अब भी किया, हमेशा 2 महीने, हर 2-3 महीने बाद ये एतराज आप पर होता रहेगा, और माजरत के साथ अभी तक नून लीग एक बाकायदा तौर पर पेपर वर्क के साथ इस पर सामने नहीं आई। जब भी खान साहब कहते हैं कि जी आपके और आपके बच्चों के, मियां साहब को एड्रेस करते हैं, बैरून मुल्क जितने भी असासे हैं वो सामने लेके आए। ये कितना मुश्किल है कि मियां साहब या उनके साहबजादे बताएं कि जी हमारे ये असासे हैं, बाहर इतने मालियत के असासे हैं, और ये हम इस तरीके से पाकिस्तान से पैसे लेके गए थे और इतने फिर हमने वहां पर मुनाफा कमाया, आज हम इतने असासे रखते हैं। मजाल है कि कोई जवाब आगे से आ जाए, हर 2 महीने बाद खान साहब को तकरीर बता दे सके कितने असासे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप ही के चैनल के ऊपर वजीर आजम के जो बड़े बेटे हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में आके
तफसील के साथ उन तमाम इतराजात का जवाब दिया जो उनकी फैमिली के बारे में किए जाते हैं। मैंने वो इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैंने कितने की बेची सऊदी अरब में स्टील मिल, उसको बस जाने दें। वो पैसे उन्होंने नहीं बताया कि कितने में बेच के कितने लंदन पैसे लेके गए, 99 में कितने पैसे लेके गए थे, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी, कितना प्रॉफिट किया, नहीं बताया उन्होंने, कोई नंबर नहीं बताया। बात यह है, देखिए पहली चीज तो यह है कि उनकी फैमिली वो फैमिली थी कि जिनका उड़ना बछोड़ना पाकिस्तान था और उन्होंने जो कुछ भी सरमायाकारी की हमेशा पाकिस्तान में की। 99 के अंदर उनको एग्जाइल के अंदर फेंक दिया गया और जब वो एग्जाइल में गए तो दो रास्ते थे कि या तो वो दूसरों के रहमो करम पे रहते या वो एक बिजनेस फैमिली है, आबरूमंदाना अंदाज में अपने बिजनेस में करें। उनके बच्चे बड़े हैं, उनका हक है। मुझे भी आजकल यही डायलमा है कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह पढ़ लिख भी गए हैं, अगर वो मुल्क के अंदर आके कोई काम करेंगे तो कहेंगे जी बाप इनका मिनिस्टर था, उसको ये फायदा मिल गया। वो कहते हैं कि हम आपको ये भी एम्बैरस नहीं करना चाहते। अगर अब वो बाहर जाएं तो कहेंगे जी इनकी अपनी औलादें बाहर बैठ के काम कर रही हैं और वहां पे सरमायाकारी मुल्क के अंदर क्यों नहीं लाती। तो ये आपके बेटे के हवाले से सिर्फ एक सवाल हो तो आप इसमें कितनी देर लगाएंगे ये बताने में कि देखें इतना मैंने कमाया, इतने का रिटर्न दिया, इतना मेरे बेटे ने कमाया, इतना मेरा बेटा पैसा बाहर लेके गया, ये इन्वेस्टमेंट की, इतना प्रॉफिट किया, इतना लंदन में इसने टैक्स जमा कराया और ये इसके असासे हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको बताने में? मियां साहब क्यों नहीं कर देते काम जो हर 2 महीने बाद? मैं आपको बताऊं ना, देखिए लंदन के अंदर जो असासे किसी के होते हैं वो कोई ब्लैक में नहीं होते या ब्लैक बॉक्स में नहीं होते। दैट इज एन ओपन सीक्रेट और आप जानते हैं कि उसको कोई भी मालूमात ले सकता है। अब अगर उनके बच्चों की कोई प्राइवेट बिजनेस है वो उसके इंटाइटल्ड है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान में काम करें चाहे लंदन में करें, उनका हक है। लेकिन उनकी फैमिली ने हमेशा पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट किया और ये कोई नौ दौलती नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और ये मियां साहब भी सियासत में नहीं थे, हमें तब से याद है कि लाहौर के अंदर इनकी 7 कोठियां मशहूर थी और इनका कारखाने जो है वो 22 खानदानों में नेशनलाइजेशन के अंदर लेकर आए गए थे। तो वो एक अच्छा पुराना बिजनेस फैमिली है जिसको बिला वजह इस जवाब के साथ आप तैयार रहिए कि 1.5-2 महीने बाद खान साहब की एक और तकरीर होगी, उसमें फिर ये मुतालबा होगा और आप फिर ये जवाब दे रहे होंगे। जब तक विद डॉक्यूमेंट खान साहब देखिए, तब तक ये जवाब देते रहेंगे। बदकिस्मती है, नहीं शाहजेब, बदकिस्मती है कि खान साहब हैबिचुअल एजिटेटर बन गए हैं। उनको पॉलिटिक्स में ग्रो करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम एजिटेशन फॉर द सेक ऑफ एजिटेशन नहीं चाहते। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कैचअप करना है। दुनिया इस वक्त बहुत तेज जा रही है, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल रहा है। अब ये इकोनॉमिक वॉर का जमाना है, तो इस वक्त बजाय ये कि वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करें, केपी में जाएं, जाकर बेहतर खिदमत करें ताकि अगले इलेक्शन में वो भी लोगों को अपनी खिदमत का रिकॉर्ड और हम भी अपनी खिदमत का रिकॉर्ड पेश करें और फिर जो बेहतर होगा लोग उसको फैसला करें। लास्ट जवाब सिर्फ ये दे दें कि ये जो केपी में कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप इसको इंडोर्स करते हैं? हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट को बेहतर करने का जो प्लान है, स्कूल्स की मैनेजमेंट, इसको इंडोर्स करती है हुकूमत के जी कीजिए, हम इसकी ऑपोजिशन नहीं करेंगे? देखिए जो केपी में वो कर रहे हैं उनके पास मैंडेट है और हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट है और उनका ये हक है कि वहां पर जो भी वो बेहतर समझते हैं करें। अगर वो अच्छा करेंगे उसका उन्हें अजर मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर वो बुरा करेंगे तो लोग उनका अगले इलेक्शन में मुआवजा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि उनके पास मैंडेट है, वो कर सकते हैं जो करना चाहें। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत मूड में नहीं है खान साहब की डिमांड्स मानने के और साथ में वो कह रहे हैं कि एजिटेशन के मूड में कौम नहीं है। और जो हफ्ते का एहतजाज था असद उमर साहब, उसमें कोई खास रिस्पांस मिला भी नहीं। तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हुकूमत मूड में नहीं है मानने के। देखें, पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब की डिमांड नहीं है। कोई अपने वो घर के लिए पैसे नहीं मांग रहे। एक अवामी मसला है, उस अवामी मसले के ऊपर वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो है क्या, मैं बहुत आसान अल्फाज में, को तकरीबन 30 सेकंड लगेंगे, उसमें बता दूं कि हम एहतजाज किस लिए कर रहे हैं। शाहजेब, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, बिजली, गैस, जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर हुकूमत ने जो नए टैक्सेस लगाए हैं इस हुकूमत के आने के बाद, उनका बोझ जो है वो पाकिस्तान के हर खानदान के ऊपर, हर गरीब खानदान, हर मुतवस्सित तबके के खानदान के ऊपर 25 से 30 हजार रुपए सालाना है। ये एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है पाकिस्तान के गरीबों और मुतवस्सित तबके के ऊपर। इसी तरीके से रियासती इदारे तबाह किए जा रहे हैं, जो उनको वसाइल चाहिए ठीक होने के लिए वो दिए नहीं जा रहे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यार अब तो इसकी हालत होगी, अगर कोई 1 रुपए में भी ले ले तो एहसान होगा। तो ये पाकिस्तान के असासों के साथ और कौम के साथ जुल्म किया जा रहा है। और दूसरे जो उनके मुलाजमीन है
हजारों मुलाजमीन को, मेरे अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 हजार खानदान ऐसे हैं जहां 4-4 महीने की तनख्वाही नहीं मिली, बेवा को पेंशन नहीं मिल रही है। तो वो हमारी दूसरी बात है जिसके ऊपर हम जांच किया है, और इसी सिलसिले में हमने कहा है कि लोग ये पूछेंगे अच्छा फिर पैसा कहां से आएगा, अगर ये टैक्स ना लगाए जाए तो पैसा कहां से आएगा। तो हमने ये कहा है कि एफबीआर को रिफॉर्म करें, बजाय के 5 करोड़ के असासे रखने वालों को टैक्स एमनेस्टी देने के, जो टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं उनसे टैक्स वसूल करें। और जो डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था 200 अरब डॉलर का सरमाया इस वक्त पाकिस्तान का लूटा हुआ स्विस बैंकों में रखा हुआ है, उसको वापस लेने के लिए मेहनत की जाए। ये आसान खुलासा है हमारी। एक तो दो बात, एक तो ये जो स्टेटमेंट है डार साहब का, आप खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे थे, क्योंकि वो डार साहब की तरफ से मैंने कहीं सुना कि वो कह रहे मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, पब्लिश बहरहाल हुआ था, मैंने भी पढ़ा है। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे थे जब डार साहब ने बात की? मैं असेंबली में था। आप असेंबली में था जिस वक्त उन्होंने कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डार साहब से इसका जवाब। मगर असूल से साथ में बताया अगर हुकूमत नहीं मानती तो लाए अमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, लाए अमल जो तहरीक इंसाफ का है, वो जैसे हम कह रहे हैं कि वो पहले दिन को ऐसी कॉल नहीं थी कि पाकिस्तान बंद कर दो और घेराव कर दो। हम तो सबसे पहले तो अवाम के साथ जो जुल्म हो बात को उठाना चाहते हैं। शाहजेब खानजादा आज इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से बहुत सारे एंकर करे। तो पहले तो अवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। और जाहिर है खान साहब ने बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम से अपील की थी वो सड़कों पर निकले। कराची में भी खान साहब को वो रिस्पांस नहीं मिला अपनी मौजूदगी के बावजूद, और दूसरे शहरों में भी नहीं निकले। तो कहीं जो एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि अवाम एजिटेशन के मूड में नहीं है, वो आप उसको रीड नहीं कर रहे कि खान साहब के होने के बावजूद अवाम सड़कों पर नहीं आए इतना? पहली बात तो एजुटेशन हम नहीं कर रहे, हम तो अपना जमहूरी हक एक इंतहाई पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले। जैसे मैंने कहा, वहां पे उस दिन हमारा काम लाखों का मजमा जमा करना या हुकूमत को गिराना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि ये कौमी इशू बनकर उभरे, और वो बन गया, इसीलिए आप मुझसे ये इंटरव्यू कर रहे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये T20 का मैच नहीं है, ये अभी तहरीक चलती रहेगी, और आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हुकूमत पे दबाव भी पड़ेगा। हमारा सिर्फ मकसद यह है कि अवाम के साथ जो माशी इस्तेसाल हो रहा है उसको रोका जाए। मगर असद उमर साहब, साथ साथ जब YDA की स्ट्राइक होती थी पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी होती थी डॉक्टर्स एसोसिएशन के। अब खैबर पख्तूनख्वा में आप वही इंडिपेंडेंट बोर्ड करना और ये सारा का सारा मामला करने जा रहे हैं। अभी एहसान इकबाल साहब कह रहे थे हमारे एसेंशियल सर्विसेज एक्ट पर आप मुखालफत कर रहे हैं, वहां पर आपने लगा दिया है। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर हुकूमत में आके भुगतना पड़े, क्योंकि पंजाब में आपने YDA को सपोर्ट किया था, जब वही खैबर पख्तूनख्वा में करने जा रहे हैं? एक्चुअली ये दुरुस्त नहीं है। YDA को जो है PTI ने सपोर्ट नहीं किया था। मुझे तो खुद पता है कि PTI डिवाइडेड थी उस इशू के ऊपर। जो यंग हमारे कुछ लोग थे ISF वाला के, वो सपोर्ट कर रहे थे, और जो हमारे सीनियर लोग हैं वगैरह ने जाके तकारीर की थी उसमें। सर मैं आपको नाम बता देता हूं, यास्मीन राशिद वाला अपोज कर रहे थे, तो वो पार्टी उसके ऊपर डिवाइडेड थी, तो ऑफिशियल पॉलिसी कोई नहीं थी उसके अंदर। लेकिन मैं आपको ऑन एयर अभी ये बोलता हूं कि वो एक्ट नाफिज करें या ना करें, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह मसला हल करने के लिए डॉक्टर्स के ऊपर डंडे बरसाए, वहां पर खुदा न खास्ता गोली चली, तो मैं मुजम्मत करूंगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। पढ़े लिखे पुरअमन शहरियों के साथ हल निकालना हुकूमत का होता है। निगोशिएशन करने के लिए सख्त स्टैंड्स लिए जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। मगर नहीं, असद साहब, खान साहब ने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को वापस लें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ये आमराना इकदाम है, तो खैबर पख्तूनख्वा में एसेंशियल सर्विसेज एक्ट आज लग गया है। सर मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट जब लगा था, तो उस दिन अगर आप पार्टीज का रिएक्शन देखें तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया था। वो जब एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगने के अगले 12 घंटे के अंदर जब उन्होंने एहतजाज किया और वहां पे गोली चल गई, लाठियां बरसाई गई, उसकी वजह से ज्यादा उसके ऊपर मजम्मत हुई थी। मैं आपको खुद अभी कह रहा हूं, पहले से कह रहा हूं, आप मुझे ये क्लिप दोबारा प्ले कर सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने डंडे बरसाए और गोली चली वहां पर, तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा। और सब तो इसका मतलब है कि अगर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट अभी लगा रहता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में, और जैसा कि लगा हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सारे डॉक्टर अब जो नहीं आएगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो फिर हुकूमत भी उस मिस हैंडलिंग के अलावा जिसकी आपने बात की अब निकाल दे PIA से लोगों को। देखिए नहीं, मेरे ख्याल में ना वहां खैबर पख्तूनख्वा में निकाले जाने चाहिए ना या PIA से निकाले जाने चाहिए। हुकूमत जो है एक्ट इंपोज कर दे, उसको एक बार्गेनिंग टूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो अलग बात है। यहां मसला ये हो गया है कि क्योंकि 12 घंटे के अंदर उसके ऊपर इतना हौलनाक अमल हो गया था, तो वो कशीदगी बढ़ गई। अगर आपको पता हो तो उस दिन 2 तारीख की सुबह को फ्लाइट्स टेक ऑफ करी थी। जब 11 बजे ये हुआ है, उसके बाद जाहिर इतनी पोलराइज होगी सिचुएशन कि उसके बाद फ्लाइट्स बंद कर दी, जिसकी वजह से अवाम को बहुत सख्त तकलीफ इस वक्त हो रही है। तो इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर उन्होंने ये कोई काम किया, वहां हॉस्पिटल बंद हो गए और जो बीमार लोग हैं वो उनका इलाज ना हो रहा, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की।
सब साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जाहिर है 15-16 हज़ार एम्प्लॉइज भी हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। खान साहब ने कहा कि भरपूर तरीके से साथ खड़े हैं उनके, मगर बहुत बड़ी आवाम है जो PIA के इस फ्लाइट ऑपरेशन की वजह से मुतासिर हो रही है। खान साहब की तरफ से कोई मुतालबा नहीं आया कि आप कम से कम फ्लाइट चलाएं, लोगों की बीमारियां हैं, लोगों को कारोबार है, लोगों को उम्रे के लिए जाना है, उसके लिए खान साहब ने मुतालबा नहीं किया कि जो कंप्लीट स्ट्राइक है वो खत्म कर दे PIA के एम्प्लॉइज? जी मैं तो कोई 4-5 दफा टीवी के ऊपर अपील कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि ये स्ट्राइक खत्म हो, और मैं तो ये चाहता था कि ये शुरू ना हो। और मेरी PIA के रिप्रेजेंटेटिव से स्ट्राइक से पहले ये बात भी हुई थी कि खुदा का वास्ता फ्लाइटें मत रोकना, अवाम को तंग करोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो तरीकाकार हुकूमत ने अपनाया उसकी वजह से आज फ्लाइटें रुकी हुई। अवाम जो परेशानी में, वो क्या तरीकाकार था? पहले कमेटी के अंदर बुलडोज किया एक्ट को, जैसी सिफारिशात रखी गई बजा के उस पर बात होती, उन्होंने वोट करा के खत्म कर दिया 1 मिनट की भी डिस्कशन के बगैर। जब तजावीज रखी गई थी उसके बाद फिर 1 घंटे के अंदर PIA का बिल पास कराया गया असेंबली के अंदर विदाउट एनी डिबेट। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया और 12 घंटे के बाद लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। तो हुकूमत अभी भी, मेरी अपील है हुकूमत से भी और जॉइंट एक्शन कमेटी से भी, एक कदम पीछे हटें। जो तहरीके इंसाफ इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रोल अगर प्ले कर सकती है, असेंबली के अंदर हुकूमत को हमारी मदद चाहिए। जैक को बिठाएं, JSC को बिठाएं, अपोजिशन को बिठाएं, हुकूमत साथ बैठती है और इसमें से हल निकालने की कोशिश करती है। अवाम को जिस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, उसके बाद आज की बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अब बात मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसके मुताल्लिक बरतानिया से अहम खबर सामने आई है। बरतानिया में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और रहनुमाओं की जमानत के मामले पर तहकीकात करने वाली लंदन पुलिस और मुकदमा चलाने का फैसला करने वाली क्राउन प्रोसिक्यूशन में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के तर्जुमान का कहना है, बाकायदा तौर पर तर्जुमान का कहना है कि लंदन पुलिस ने MQM कायद समेत दीगर रहनुमाओं की बेल कंसिडरेशन से मुतालिक पुलिस की जानिब से कोई राब्ता ही नहीं किया गया था। यानी पुलिस ने क्राउन प्रोसिक्यूशन को, जिसने मुकदमा चलाना है, बताया ही नहीं था कि वो जो जमानत है, जमानत में तौसी का मामला है, इस हवाले से फैसला करने जा रहे हैं। बरतानिया में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि पुलिस की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस के शवाहिद शेयर ही नहीं किए गए, उन्हें बताया ही नहीं गया कि क्या शवाहिद हैं। जबकि बरतानवी पुलिस का मौक़िफ़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से मुस्तकिल बुनियादों पर राबता रहा है। ये मामला क्या है? बरतानिया जैसे मुल्क में जहां पर ये सारे मामला बड़े स्मूथ चलते हैं, ऐसा होता नहीं है। वहां पर क्राउन प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमारे साथ तो इन्होंने सबूत ही नहीं शेयर किए, हमें बताया ही नहीं था बेल के हवाले से। पुलिस कह रही है कि हमने मुस्तकिल तौर पर इस हवाले से राब्ता रखा था। हम आपको याद दिलाते चले कि गुज़िश्ता हफ्ते खबर आई थी कि लंदन मेट्रो पुलिस ने MQM के कायद और दीगर रहनुमाओं की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत खत्म होने पर पुलिस स्टेशन में हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया था, वरना उन्हें पेश होना था अगले दिन। खबरें आ रही थी कि चार्ज हो सकते हैं। अचानक पुलिस की तरफ से फैसला आया कि वो उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, उन्हें पेश नहीं होना पड़ेगा। और ये इस्तिस्ना पुलिस की जानिब से नाकाफी सबूत होने के बायस दिया गया था और ये कहा भी गया था। जबकि इससे पहले यह खबर भी आई थी कि MQM के लंदन में मौजूद वकला ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी भी मुमकिना इकदाम के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया था, जिसके बाद MQM के कायद की जानिब से मुत्तहिदा में तंजीमी स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां की गई थी। और पहली मरतबा हुआ, हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि ऐसा पहली मरतबा हुआ कि MQM की तारीख में अपने कायद की मुमकिना अदम दस्तियाबी के खदशे के पेश नज़र MQM का कायद का मुतबादिल सुप्रीम काउंसिल की सूरत में पेश किया गया था। और अब खबर आ रही है कि लंदन में क्राउन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, कि पुलिस ने हमें मुसलसल राब्ते में रखा, एतमाद में रखा, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, एतमाद में लेकर यह फैसला किया जमानत कराने के लिए अल्ताफ हुसैन को पेश होने की जरूरत नहीं और दीगर लोगों को। क्राउन प्रोसिक्यूशन कहता है कि हमारे साथ मतलूबा मालूमात शेयर नहीं की गई। पुलिस कहती है कि बाकायदा तौर पर सारी मालूमात शेयर की गई थी लंदन जैसे शहर में। बरतानिया जैसे मुल्क में ये कैसे हो सकता है और इतना बड़ा गैप कैसे पैदा हो गया है? सैयद मुर्जा अली शाह हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा, ये क्या मामला है? पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन के दरमियान जो मामला सामने आया है बरतानिया जैसे मुल्क में, जहां तो बड़े इंसाफ की बात की जाती है, पुलिस का एक मौक़िफ़ हो, क्राउन प्रोसिक्यूशन का दूसरा, क्या मामला हो गया?
जी शाहजेब, इस वक्त हम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की तरफ से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए CPS या क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के एक सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इस दिन तक, जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के लोग हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये डिसीजन करना है कि क्या जो शवाहिद और जो शहादतें और जो एविडेंस है, क्या वो इतना है कि चार्जेस MQM के लोगों के खिलाफ लाए जाएं या नहीं। CPS का ये कहना है कि आज तक पुलिस ने उनसे वो एविडेंस शेयर नहीं किया। जब उनसे ये पूछा गया कि पुलिस का ये कहना है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के ख्याल में जो एविडेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है इस स्टेज पे कि चार्जेस लाए जा सकें, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के जो अहदेदार थे उनका ये कहना था कि ये एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस ने इस स्टेज तक किसी भी स्टेज पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इन्वेस्टिगेशन वो शेयर नहीं की। ये पुलिस की तरफ से क्लियर डिफरेंट लाइन ली गई है कि जो वो मुख्तलिफ एविडेंस उनके पास है वो उसको असेस कर रहे हैं। अभी तक पुलिस का ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस एविडेंस को असेस किया जा रहा है। मगर अगर ये बताइए कि मामला इतना पेचीदा हो कैसे गया, क्योंकि तहकीकात करने वाले इदारे फिर इस पर सोच भी क्या रहे हैं, क्योंकि मामला ये था, इसमें बहुत सारे फरीक आ गए थे इस मामले में, पाकिस्तान, भारत, दीगर मुमालिक का मामला, अल्ताफ हुसैन साहब के अलावा दीगर शख्सियात का मामला, ये इतना पेचीदा कैसे हो गया कि पुलिस कह रही है और फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन जिसके आगे आप खड़े हैं वो कुछ और कह रहा है। ये इतने सारे फरीक हैं इस मामले के। तो जी शाहजेब, पाकिस्तान के बरक्स बरतानिया में चार्ज करने का फैसला पुलिस नहीं बल्कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस करती है, जिसके लिए डिपार्टमेंट्स कायम है, जो मुख्तलिफ वकला हैं उनकी बहुत बड़ी एक आर्मी मौजूद है जो एविडेंस देखती है, जो पुलिस की तरफ से दी गई फाइल को देखती है, उसे असेस करती है, उसको देखती है कि उसमें कितना वजन है, कि क्या जो इतनी ज़्यादा पुलिस के पैसे लगे होते हैं किसी केस पे, क्या उस पर चार्जेस लाए जाएं या नहीं। पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो केस ख़त्म करें या चार्जेस का डिसीजन करें। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने क्लियर अपना मौक़िफ़ बयान किया है, जो जाहिर करता है कि अभी तक उन्होंने इस सिलसिले में कुछ भी नहीं देखा कि वो डिसाइड कर सकें कि क्या इस केस को ख़त्म कर दिया जाए या इतना बड़ा पैसा पुलिस को इजाज़त दी जाए कि वो खर्च करते रहें। लेकिन शाहजेब, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस केस में स्टेक्स बहुत हाई हैं। ये एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर अब ये यहाँ पे मुख्तलिफ रियासतें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व है, यहाँ पे इंडियन इन्वॉल्वमेंट का जिक्र आया है, जो पुलिस के कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए थे जिसमें क्लियरली इंडियन फंडिंग का जिक्र आया था, और फिर बरतानिया की अपना एक स्ट्रक्चर है, वहाँ उनकी अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट है, फिर एक बहुत और भी यहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब कोई भी इसमें बहुत सारे एक्टर्स, और सबसे बड़ी जो इस वक्त जो इंडियन फैक्टर है वो कभी भी इंडिया की एक बहुत बड़ी से है बरतानिया में, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, और इंडिया को जिस तरह पिछले दिनों नरेंद्र मोदी को यहाँ वेलकम किया गया था, वो एक सामने आया कि बरतानिया इंडिया को किस तरह से यहाँ पे देखता है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, और जो बाकी जितने भी प्लेयर्स रहे जो पाकिस्तान के हवाले से, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जितना भी एविडेंस है और जो पुलिस एविडेंस जो लीक हुआ है वो एक ओपन कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, जहां ओपनली ये चीज़ें डिस्कस हों कि कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए, किस रूट के जरिए किए गए और किन लोगों ने किए गए। बहुत शुक्रिया सैयद मुर्तज़ा शाह, हमें बता रहे थे, और मामला खटाई में पड़ गया है, मामला पेचीदा हो गया है, दो बरतानिया के इदारे अलग अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं। और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, और बात कुछ ऐसी है जिस पर शायद आपको अफसोस भी हो, ताज्जुब भी हो, आप तनकीद भी करें, और आप शायद ये भी सोचें कि ये सब कुछ शायद पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि एक शख्स पर इल्ज़ाम हो कि उसके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ उसमें सर्विंग आर्मी के ऑफिसर्स मारे गए, उसमें जवान मारे गए, शहीद हुए, साथ साथ एक सर्विंग कर्नल शहीद हुए, मगर वो शख्स कह रहा हो कि उसने सदर परवेज मुशर्रफ उस वक्त के उन्हें माफ करने का वो ऐलान करता है, और उसके बाद पर भी आपस में फूट पड़ जाए। सूरत हाल ये बन रही है कि लाल मस्जिद से जुड़े अफराद में फूट पड़ गई है, इख्तिलाफात संगीन हो रहे हैं, रास्ते जुदा हो रहे हैं। एक तरफ तो लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को माफ करने का ऐलान कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ ही उनकी मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत फिर से बेबस दिखाई देती है, क्योंकि मौलाना अब्दुल अजीज लाल मस्जिद में ऑपरेशन करने वाले परवेज मुशर्रफ को माफ कर रहे हैं, मगर इसी ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हारून असलम समेत 10 SSG कमांडोज की कोई बात नहीं कर रहा।
और मौलाना साहब ये नहीं बता रहे कि जो उन्होंने इतना बड़ा दावा किया था कि इतनी सारी खवातीन इस वाक़े में शहीद हो गई, उनमें से 5 के भी नाम क्या थे, पता क्या था, वल्दियत क्या थी, ये भी उनकी तरफ से नहीं बताया जा रहा। सिर्फ दावा किया जा रहा है कि वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को मुआफ करते हैं और हुकूमत इस मामले पर खामोश है, कोई बात तक नहीं कर रहा। बहरहाल परवेज मुशर्रफ को मुआफ करने के मामले पर भी लाल मस्जिद से जुड़े अफराद तकसीम हो गए हैं, इख्तलाफात ने सर उठा लिया है। लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज और लाल मस्जिद ऑपरेशन में मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन की नुमाइंदा शोहदा फाउंडेशन में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और शोहदा फाउंडेशन ने मौलाना अब्दुल अजीज की जानिब से परवेज मुशर्रफ को मुआफ करने के ऐलान की मजम्मत कर दी और शोहदा फाउंडेशन के एडवोकेट सदर तारिक असद ने लाल मस्जिद ऑपरेशन के किरदारों पर नई FIR दर्ज करने का ऐलान कर दिया। महसूस करते हैं कि जो मौलाना अब्दुल अजीज ने किया है वो यूँ समझ लें, एक मखसूस लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि फ़ौजी आमिर के मज़ालम पर पर्दा डालने के लिए मौलाना अब्दुल अजीज़ ने अपने ख़ानदान पर मौलवी आमिरियत मुसल्लत कर दी है कि आमिर की फ़ौजी आमिर की एक फ़ौजी आमिर की आमिरियत थी जिसको पर्दा डालने के लिए, जिसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौलाना ने अपने ख़ानदान के ऊपर मौलवी आमिरियत मुसल्लत किया है। आप माफ़ कर सकते हैं लेकिन अपने किसी भी अजीज़ के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि वो माफ़ करे। ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ शरीयत के बल्कि कानून के भी ख़िलाफ़ है। ये आप फूट देख रहे हैं क्योंकि ये हुआ जब इससे पहले हफ्ते को इस्लामाबाद में अपनी अहलिया उम्मे हसन और अपने भाई अब्दुल रशीद गाजी के बेटे हारून गाजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल अजीज ने कहा कि उन्होंने और उनके खानदान के दीगर अफराद ने मुल्क में अमन की खातिर परवेज मुशर्रफ समेत लाल मस्जिद ऑपरेशन के तमाम किरदारों को माफ कर दिया। मुशर्रफ साहब को, और उसमें अकेले वो नहीं थे, तमाम किरदार, चाहे वो दीनी थे किरदार थे, चाहे मीडिया के किरदार थे, उनको भी माफ करते हैं। और आज तक जिन्होंने मेरे खिलाफ किसी फोरम पर बात की, मेरे खिलाफ बात की, किसी फोरम पर बात की, चाहे वो सियासतदान हों, मीडिया के लोग हों, कसे बाशद हो, मैं आज सारों को माफ करता हूँ। सारों को माफ करने का ऐलान किया और साथ ही फूट पड़ गई। सख्तगीर मौकफ रखने वाले मौलाना अब्दुल अजीज के मौकफ में नरमी कैसे आई? साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अंजाम तक पहुंचाने के दावेदार अब परवेज मुशर्रफ को मुआफ करने को तैयार कैसे हुए? क्यों ऐसा हो रहा है और क्या मामला है? किसने कन्विंस किया? क्या मौलाना क्यों ये कहने पर राजी हुए? रियासत क्यों खामोश है? जवान जो शहीद कर दिए गए उनके मामले पर रियासत इनकी माफी का जवाब क्यों नहीं दे रही? और साथ में ये फूट पड़ गई, ये मामला क्या है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद। एजाज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला है कि मौलाना की सोच अचानक बदली, लाल मस्जिद में फूट पड़ गई है? किस तरीके से मौलाना ने यह ऐलान किया? क्या क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या हो रहा है? जी शाहजेब, हमें जो जराए ने बताया है कि ये सब कुछ जो मौलाना अब्दुल अजीज ने ऐलान, इसके पीछे अगर कोई एक शख्सियत थी वो सिर्फ और सिर्फ वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे और उन्हीं की हिदायत पर इस्लामाबाद इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो मुज़ाकरात करते रहे मौलाना अब्दुल अजीज से और उन्हें कन्विंस करते रहे कि जो अपना सख्त गिर मौक़िफ़ है उससे वो पीछे हटे। इस्लामाबाद इंतजामिया के एक सीनियर मुतहरिक अफसर कामरान चीमा का नाम भी लिया जा रहा है इस हवाले से कि उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है और साथ ही साथ जो चौधरी निसार अली खान है इनके एक ख़ानदानी कुर्बत रखते हैं इनके साथ एक और साहब जिनका मौलाना अब्दुल अजीज से बड़ा करीबी ताल्लुक है, सूफी सुल्तान के नाम से उनको जाना जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया है कि मौलाना अब्दुल अजीज जो अपना सख्त गिर मौक़िफ़ है उसको परे छोड़े और तमाम लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान करें। तो जो चौधरी निसार अली खान है अभी जाहिर है वो एक सियासी वजूहात भी हैं, सियासी मसले भी हैं उनको, मगर लाल मस्जिद के आकर बात करते, मगर लाल मस्जिद के मामलात को बड़ा करीब से आपने कवर किया है। ये जो डिफरेंस है, जो तकसीम है मौलाना अजीज की और शोहदा फाउंडेशन की, मौलाना कितने ताकतवर हैं और शोहदा फाउंडेशन कितनी ताकतवर है लाल मस्जिद के अंदरूनी मामलात में? कितना बड़ा सेटबैक है मौलाना के लिए, या फिर मौलाना ने फैसला कर दिया वही आखिर आगे जाके प्रिवेल करेगा, शोहदा फाउंडेशन की इतनी अहमियत नहीं है? मेरे ख्याल में मौलाना अब्दुल अजीज जो है उनकी एक सिंबॉलिक अहमियत तो है, लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज को शायद मुकम्मल तौर पर अपने घर से भी सपोर्ट नहीं, घर से मतलब ये कि जो हारून रशीद गाजी हैं उनके बारे में अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो फेंस सिटर है। हारून रशीद गाजी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो मौलाना अब्दुल अजीज ने की, लेकिन हारून रशीद गाजी ने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मौलाना ने पहले कह दिया कि मैं किसी सवालों का जवाब नहीं दूंगा।
उनके अहले खाना जो हैं वो खामोश रहे और वो खामोशी से मौलाना जो गाजी अब्दुल रशीद के बेटे हैं हारून रशीद और उनकी बहन वो यहाँ पर मौजूद थी और वो खामोशी से वहाँ पर चले गए। आज भी जब लाल मस्जिद में तारिक असद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तारिक असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले हारून रशीद गाजी वहाँ पर अपने भाई हारिस के हमरा मौजूद थे। फिर बाद में मौलाना अब्दुल अजीज ने उन्हें फोन करके बुलाया तो तारिक असद का भी ये ऐसे शवाहिद भी नजर आ रहे हैं कि जिस तरह हारून रशीद जो गाजी हैं, गाजी अब्दुल रशीद के बेटे जिन्होंने वो FIR दर्ज करवाई है, मुद्दई वो हैं, जो असल वारिस हैं गाजी अब्दुल रशीद का जो के साथ जो फौजी ऑपरेशन हुआ था, जो FIR काटी गई थी, तो वो उनके बारे में अभी डावाडोल पोजीशन है। बहुत शुक्रिया आजाद सैयद, हमें इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल और फिर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। मिलवाएंगे आपको मोहम्मद असगर से, पेशावर ज़ल्मे के मोहम्मद असगर से, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद एक बड़ा मशहूर क्लिप आपने उनका देखा होगा। कहते हैं मेरे पठानों जैसे हाथ हैं, इनसे बॉल निकलती नहीं है, इसलिए अच्छे कैच पकड़ता हूं, अच्छी फील्डिंग करता हूं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसके आगाज ही से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। आज जो मैच हो रहा है उसमें फाइनली लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्म करना शुरू किया है। गेल नहीं है, उसके बावजूद हाईएस्ट स्कोर बनाया है, बड़ा जबरदस्त खेले हैं अकमल। और हम आपके साथ मुतारिफ कराते रहे हैं नए टैलेंट को जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोहम्मद नवाज से हमने आपकी बात कराई थी पिछले प्रोग्राम में। मोहम्मद असगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मे से खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 6 विकेट्स लिए हैं, वैसे भी फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। असगर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आप, अच्छी आपने कारकर्दगी दिखाई है, PSL का प्लेटफॉर्म एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है, आपके टैलेंट को संवारने के लिए एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल रहा है? यकीनन इसमें कोई शक नहीं, PSL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से तारीख हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है PSL, इसमें कोई शक नहीं। और फिर यहाँ इतने बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ग्राउंड में खेलना, उन लोग से बहुत कुछ सीखने के लिए, तो यहाँ मेरे ख्याल से जितने यंगस्टर है पाकिस्तान की उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, इसमें कोई शक नहीं। और जितने यंगस्टर आप देख ले इस टूर्नामेंट में, जितने यंगस्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो यंगस्टर ये बड़े प्लेयरों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोग से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये जो आप कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, साथ साथ आपको अपनी कारकर्दगी की वजह से उम्मीद भी हो रही है, आप फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं, वो बड़ा मशहूर क्लिप है। मैं अगला सवाल करने से पहले जरा अपने नाज़रीन को वो क्लिप भी दिखा दूं और उसके बाद मैं जरा वो सवाल रखता हूं आपके आगे। कौन सा वाला कैच मुश्किल था, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला मुश्किल तो थोड़ा होता और तेज भी था, थोड़ा वो भी था, तो बस हाथ में आ गया तो फिर नहीं जाता। फिर मेरे पठान जैसे बड़े हाथ है, बहुत मुश्किल से निकलता है। ये तो है, ये तो है, एक दफा फंस जाए पठान के हाथों में तो फिर बचता नहीं है। और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कैचेस थे कि अगर वहां पे आप कैच ना लेते तो शायद मैच निकल जाता आपकी गिरफ्त से। बिल्कुल यही थे, तो मैंने 100% एफर्ट किया अपना, तो बस कैच आ गया तो मैं, तो फिर वही पठान के हाथ मुश्किलें निकले। जी हमें बताइएगा, अगर आप अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, क्या आगे जाके आपकी तवक्कात है, क्या ख्वाहिश है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? आपका टैलेंट जाहिर है PSL के जरिए आवाम ने देखा है। यकीनन ख्वाहिश तो हर किसी की यही होती है, पाकिस्तान खेलना, पाकिस्तान स्टार लगाना, ये तो यकीनन लड़के की ख्वाहिश होती है, यंगस्टर की ख्वाहिश होती है। तो ये PSL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल जो लड़का परफॉर्म करेगा तो यकीनन उसका नाम आ ही जाएगा, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, उसका नाम जरूर आ जाएगा। पाकिस्तान का एक बहुत हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है PSL। तो जो भी लड़का दुनिया के सामने एक लाइव मैचेस हो रहे हैं, तो इसमें जो भी लड़का परफॉर्मेंस करेगा तो उसको जरूर कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। अगर बहुत शुक्रिया, अच्छा परफॉर्म करते रहिए, गुड लक कहते हैं आपको, आपकी जगह भी बने पाकिस्तानी टीम में। और प्रोग्राम में नाज़रीन जाते जाते बात करते हैं उर्दू अदब को लगने वाले एक के बाद एक धचके की। इंतजार हुसैन के बाद मारूफ शायर निदा फाजली भी 77 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। उन्हें ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के उर्दू शायरों में एक मुमताज मुकाम हासिल रहा और ऐसे ऐसे उनकी तरफ से शेर कहे गए जो आज भी लोग दोहराते हैं, बात करते हैं। उनके जो कुछ कलाम है उसको आपके सामने रखते हैं और बड़े मशहूर अशार हैं उनके, दुनिया जिसे कहते हैं।
जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। इसके साथ साथ एक और मशहूर शेर है उनका, और कहते हैं कि और जो उनकी तरफ से बात की गई कि तुम कैसे जुदा हो गए, तुम कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। निदा फाजली, आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उर्दू अदब का। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे कल के दिन मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।